गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 13 विशेषण, पेज नंबर 138। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर। विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं से संबंध रखते हैं। विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं से संबंध रखते हैं। विशेषण आपको पता है, जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा गुण, दशा, भाव व विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन विशेषणों का प्रयोग अपने विशेष के साथ किया जाता है। ठीक है, विशेषणों का प्रयोग अपने विशेष के साथ किया जा सकता है। विशेष भी हम पहले बता चुके हैं आपको। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो विशेषण का प्रयोग किसके साथ होता है? विशेष के साथ किया जाता है, जबकि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसी संज्ञा से पहले नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन दोनों के बीच यानी संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बीच किसी न किसी कारक विभक्ति का आना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण देखिए, अनिरुद्ध स्वस्थ बालक है। अनिरुद्ध क्या है? संज्ञा है। स्वस्थ बालक है तो अनिरुद्ध विशेष हो गया और स्वस्थ उसकी विशेषता। अनिरुद्ध स्वस्थ बालक है, यानी अनिरुद्ध की विशेषता क्या है? वो स्वस्थ है। तो ये विशेषण का भाव है। और दूसरा देखिए, अनिरुद्ध का स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, तो अनिरुद्ध संज्ञा और स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा, और इनके बीच में कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यही विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर है। यदि विशेष के साथ कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में विशेषण प्राप्त होता है। यदि विशेष के साथ कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में विशेषण प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण देखिए, माला कैसी लड़की है। ठीक है, माला कैसी लड़की है तो आंसर माला समझदार लड़की है। तो समझदार शब्द क्या हो गया? विशेषता हो गई, विशेषण प्राप्त हुआ हमको। और परंतु क्रिया के साथ क्या लगाने पर जो उत्तर मिले वह भाववाचक संज्ञा है। क्रिया के साथ क्या लगाने पर जो उत्तर मिले वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे राम के नौकरी मिलते ही परिवार में खुशियां छा गईं। तो प्रश्न इसका बन सकता है, राम के नौकरी मिलते ही कैसा या क्या माहौल छा गया परिवार में। तो राम के नौकरी मिलते ही परिवार में खुशियां छा गईं। क्या छा गईं? खुशियां छा गईं। वह भाववाचक संज्ञा है। विशेषण की अवस्थाएं, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता, किसी से ज्यादा या सबसे ज्यादा विशेषता प्रकट करने के लिए विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? इनमें किसी से तुलना नहीं की जाती। मूलावस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी से तुलना नहीं की जाती, उनकी सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे अनुपम चतुर विद्यार्थी है। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता की किसी दूसरे की उसी विशेषता से तुलना की जाती है। जैसे
कोई दो व्यक्ति या वस्तु हैं जिनमें एक ही विशेषता है, एक ही प्रकार के गुण हैं, तो लेकिन उनमें से भी उस गुण में वो जो गुण उनके पास है, तो किसी के पास बहुत अधिक और किसी के पास उससे थोड़ा या कम, तो ऐसे में तुलना की जाती है। जैसे अनुपम अविरल से चतुरतर है, यानी अनुपम और अविरल दोनों चतुर हैं, लेकिन अनुपम क्या है, अविरल से चतुरतर है, यानी अविरल से भी थोड़ा ज्यादा चतुर है। तो ये तुलना की जाती है किसमें, उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। चतुर विशेषण है, उसमें तर प्रत्यय जोड़ दिया गया। प्रत्यय आपको बताया गया है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द किसी शब्दांश के जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो चतुर शब्द विशेषण है, उसके बाद क्या लगा है, तर प्रत्यय जोड़ के क्या हो गया है, चतुरतर। कई बार विशेषण के बाद कर प्रत्यय जोड़कर भी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे अनुपम पढ़ने में अविरल से बढ़कर है, की अपेक्षा, तुलना में और अपेक्षाकृत शब्दों का प्रयोग करके भी उत्तरावस्था को बताया जाता है। जैसे अनुपम अविरल की अपेक्षा चतुर है, यानी उससे चतुर है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं पे। तीसरा है उत्तमावस्था, जब दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाए। ठीक है, जब दो या उससे अधिक वस्तुओं, उत्तरावस्था में तो दो लोगों से तुलना की जाती है, लेकिन उत्तमावस्था में दो या उससे अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाए। जैसे अनुपम सब विद्यार्थियों में चतुरतम है। इस अवस्था को दिखाने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कभी कभी विशेषण से पहले सबसे, सर्वाधिक और सभी में शब्दों का प्रयोग करके भी इस अवस्था को दर्शाया जाता है। जैसे अनुपम सबसे चतुर विद्यार्थी है। कुछ विशेषणों की तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था दीर्घ को उत्तरावस्था में कैसे लिखेंगे, दीर्घतर, और उत्तमावस्था में कैसे लिखेंगे, दीर्घतम। लघु, लघुतर, लघुतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। महान, महानतर, महानतम। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, बाकी आवश्यकता अनुसार संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और अव्ययों आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ विशेषण मूल रूप से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकता अनुसार संज्ञा शब्दों से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से समाज, सामाजिक। रंग, रंगीला। पुराण, पौराणिक। इतिहास, ऐतिहासिक। सर्वनाम से बने विशेषण तुम, तुमसा, यह, ऐसा, वह, वैसा। क्रिया से बने विशेषण लड़ना, लड़ाकू। पीना, पियक्कड़। पढ़ना, पढ़ाकू। इस तरीके से विशेषण बनते हैं। अव्यय से बने विशेषण, आगे से विशेषण बनेगा अगला। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। अंदर, अंदरूनी। इस तरीके से ये सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ओके, तो बच्चों आप इस पूरे चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, और जो भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आता है आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।